Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I will discuss about some applications or uses of spectroscopy in the research. तो सबसे पहले हम इसके कंटेंट्स देखेंगे कि हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी टर्मिनोलॉजीज़ और उसके बाद हम एप्लीकेशंस देखेंगे. एप्लीकेशंस में हम देखेंगे नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन, नंबर 2 आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, एंड नंबर 3 studying the progress of the reaction, number 4 detection of impurities, number 5 quantitative analysis, and last but not the least in medical field. जी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ में हम देखेंगे सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी को. स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या? ये स्टडी है इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड द रेडिएशंस. रेडिएशंस हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की हैं, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड. तो हम यहाँ पर बेसिक आज हमारा जो टॉपिक है वो इंफ्रारेड रीजन पे है. तो स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है कि जब हम इन रेडिएशंस के इंटरेक्शंस को मेजर करते हैं ना, उस प्रोसेस को स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं. ठीक हो गया. अब थर्ड वन जो है वो जोन सी डिवाइस या कोई इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रोसेस को रन आउट करवाने के लिए, उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर. और लास्ट पे हम देखेंगे स्पेक्ट्रोग्राम और स्पेक्ट्रम क्या होता है. एक जब हम देखते हैं, अब स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ना वो एक्चुअली इसको देखा जा सकता है 3 तरीक़ों से: एब्जॉर्प्शन, एमिशन और रिफ्लेक्शन. दो तरह के हमारे पास यहाँ पर ग्राफ्स बनते हैं. एब्जॉर्प्शन के ग्राफ्स बनते हैं स्पेक्ट्रम, और एमिशन स्पेक्ट्रम्स बनते हैं. अब वो ग्राफ जो हमें वैल्यूज़ देते हैं कि कहाँ पर एब्जॉर्प्शन हुई है, कहाँ पर एमिशन हुई है, उन ग्राफ्स को, या हमारे पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का फाइनल रिजल्ट्स देते हैं ग्राफ्स की फॉर्म में, उनको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम. अच्छा जी, आगे हम पढ़ेंगे. क्योंकि हमारा मेन टॉपिक एप्लीकेशंस है, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है. तो हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे. अब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की जब हम बात करते हैं तो ये इस तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी है कि जिसमें जो इंफ्रारेड रीजन है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, वो क्या करता है, वो इंटरेक्ट करता है मैटर के साथ, और उसके फिर डिफरेंट जो है हमारे पास प्रोसेसेस आते हैं, जैसे स्पेक्ट्रम्स आते हैं डिफरेंट, एब्जॉर्प्शन, एमिशन, और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स होते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर स्टडी करते हैं. जो आईआर रीजन की वेवलेंथ होती है और वो लार्जर होती है, और इसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो लोअर होती है देन द विजिबल लाइट. अब इसमें बेसिकली हमारा जो फोकस होता है ना, वो हमारे पास होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे. जी, तो नेक्स्ट हम करेंगे इसकी एप्लीकेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. अब एप्लीकेशन जो हैं ये इसकी बहुत वास्ट हैं, ये बहुत वास्टली यूज़ हो रही है टेक्निक हमारे जो मॉडर्न एरा में. रिसर्च में और इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और ये इंतहाई रिलायबल और सिंपल टेक्निक है कि हम क्वालिटी कंट्रोल को मेजर कर सकते हैं इससे. और इसमें इसको हम यूज़ करें फोरेंसिक एनालिसिस के लिए और क्रिमिनल एनालिसिस के लिए. ठीक हो गया. और इसकी एप्लीकेशन जो हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं ये हम पहले बता चुके हैं जी. आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप आएगी यहाँ पर, एंड स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, स्टडीइंग द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और लास्ट जो होगी वो इन मेडिकल फील्ड होगी. तो हम देखते हैं सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन. हाँ जी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन. इसमें हम देखेंगे कि जो आईआर रीजन है ना, एक्चुअली उसको हम डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में, एक ग्रुप फ्रिक्वेंसी में और एक जो है फिंगरप्रिंट फ्रिक्वेंसी में. अब इसकी जो रेंजेस हैं, जो हमारे पास ग्रुप फ्रिक्वेंसी की रेंज है वो है 4000 to 1500. ठीक हो गया. जबकि फिंगरप्रिंट की है वो 500 से लेके 400 तक है, 1500 से लेके 400 तक है. अब यहाँ पर जो हम देखते हैं ना कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि जो पीक्स होती हैं फंक्शनल ग्रुप की कॉरस्पॉन्डिंग और टू द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कैन बी ऑब्जर्व, कि हर फंक्शनल ग्रुप के लिए जो पीक्स आएंगी हमारे पास स्पेक्ट्रम में वो डिफरेंट होंगी. ठीक हो गया. और हमारे पास एक स्टैंडर्ड डाटा हर मॉलिक्यूल के लिए मौजूद है कि ये, तो उससे हम उसको कंपेयर करके देखेंगे. अगर किसी मॉलिक्यूल को हमें एनालाइज़ करना है तो, या किसी कंपाउंड को हमें एनालाइज़ करना है, तो हमने देखना है कि उसमें कौन कौन से चीज़ें पाई जाती हैं. तो उसको हम देखने के लिए हम उसको फिर उसकी जो पीक्स आती हैं उसको हम कंपेयर करते हैं जो हमारे पास स्टैंडर्ड्स पड़े हुए होते हैं. अब यहाँ पर अब हम बात करेंगे उसकी फिंगरप्रिंट रीजन की. वो कह रही है ईच एटम ऑफ द मॉलिक्यूल इज कनेक्टेड बाय द बॉन्ड एंड ईच बॉन्ड रिक्वायर द डिफरेंट आईआर रीजन. और उसकी हर जो मॉलिक्यूल में हर मॉलिक्यूल के जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं बॉन्ड्स के साथ. और हर बॉन्ड जो है उसकी जो वैल्यू आईआर रीजन में वो उसकी स्पेसिफिक पीक्स देती है. हर बॉन्ड की डिफरेंट पीक्स होती हैं. ठीक हो गया. इस रीजन को हम कहते हैं फिंगरप्रिंट रीजन. ठीक हो गया. इट कैन बी डिटरमाइंड बाय कैरेक्टरिस्टिक पिक्स. अच्छा, फिंगरप्रिंट का जो वर्ड हम इसको इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि फिंगरप्रिंट जो है वो दुनिया में किसी शख्स के किसी से नहीं मिलता. ये एक यूनिक चीज़ होती है.
हर एक की डिफरेंट होती है। तो इसी से है कि हर मॉलिक्यूल जो होगा या हर एटम जो होगा उसका एक स्पेसिफिक पीक्स होंगी जो कि किसी से जो होंगी वो मैच नहीं करेंगी। तो ये बड़ी हेल्पफुल चीज़ है हमारे लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस की, कि हम सब्सटेंस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमें दिए होते हैं सैम्पल्स काम करने के लिए, जब हम काम करते हैं केमिस्ट्री पे तो हमें सैम्पल्स दिए जाते हैं जी, इसको एनालाइज करें, एनालिसिस करें इसकी कि इसमें कौन कौन से सब्सटेंस पाए जाते हैं, ये आइडेंटिकल हैं या डिफरेंट हैं, अगर डिफरेंट है तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को देखने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ बैंड्स आते हैं। एक अगर कंपाउंड हमें दिया जाता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके हर एक एटम के डिफरेंट हमारे पास जो हैं पीक्स आएंगे, उनको कंपेयर करने, उनको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसके डिफरेंट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आएंगे और फिर हम उसको क्या करते हैं कि उसको कंपेयर कर लेते हैं जो स्टैंडर्ड्स दिए गए उनसे, कि ये किसका हो सकता है। ठीक हो गया। इफ़ टू कंपाउंड हैव आइडेंटिकल, अगर वो कह रहे हैं कि दो कंपाउंड के पास आइडेंटिकल स्पेक्ट्रा आईआर स्पेक्ट्रा है कि दोनों की जो पीक्स हैं वो सेम आ रही हैं, तो मतलब ये है कि हमें जो सैंपल दिया गया वो दोनों, उसमें जो दोनों सब्सटेंस हैं वो सेम है। मतलब अगर किसी एक पॉइंट पे वो पीक्स जो हैं दो स्पेक्ट्रम की, दोनों सैंपल की और स्टैंडर्ड की, उसमें जो पीक्स आ रही हैं वो दोनों सेम है, तो हम कहेंगे जो ये हमें सैंपल दिया गया है कि इसमें जो है हमारे पास ये चीज़ें दोनों सेम आ रही हैं। उसके बाद हम देखेंगे, अब इसका एक ड्रॉबैक है, इसमें एक मसला आता है कि जो एनेंशियोमर्स होते हैं ना, टू एनेंशियोमेरिक कंपाउंड आर आइडेंटिकल, जो हमारे पास एनेंशियोमेरिक कंपाउंड्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती कि कौन सा एनेंशियोमर है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमें एग्जांपल दी गई है कि हमने आईआर स्पेक्ट्रा देखना है बेंजल्डिहाइड का, कि इसमें हम देखेंगे कि जी CH की स्ट्रेचिंग ऑफ एरोमेटिक रिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है, इतनी है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एल्डिहाइड की क्या है, इसके बाद ये सारी हम देखेंगे। तो हम कह रहे हैं कि कोई भी कंपाउंड जो है बेंजल्डिहाइड का प्रोड्यूस सेम, मतलब नो अदर कंपाउंड के बेंजल्डिहाइड का एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रा हो, कोई भी जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो या कंपाउंड होगा वो इसका जो स्पेक्ट्रा नहीं दे सकता। अच्छा जी, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टडिंग द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, नंबर 3 जो पॉइंट होगा। अब जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो उसमें हमारे पास क्या हो रहा होता है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं ना वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं प्रोडक्ट्स में। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि एट एनी टाइम हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो रिएक्टेंट, हमारा जो रिएक्शन है वो कितना प्रोग्रेस किया है या कितना उसमें क्या चीज़, कितने हमारे रिएक्टेंट्स जो हैं कन्वर्ट हो चुके हैं प्रोडक्ट में, रिएक्शन हमारा प्रोसीड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म करते हैं। और हम क्या करते हैं कि वो मिक्सर, जो रिएक्शन मिक्सर है ना, उसमें थोड़ा सा कोई स्मॉल अमाउंट जो है वो हम निकालते हैं, उस पर हम करते हैं जी स्पेक्ट्रोस्कोपी, और हमें फिर आते हैं बैंड्स आते हैं नज़र, हमारे पास एक स्पेक्ट्रम आ जाता है, वहाँ से हम देखते हैं। अब स्पेक्ट्रम से हमें अगर तो हमारे पास जो है वो पीक्स रिएक्टेंट्स की वो कम हो रही हैं और प्रोडक्ट्स की पीक्स इंक्रीज़ कर रही हैं ग्राफ में, तो इसका मतलब ये है कि हमारे रिएक्टेंट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक कन्वर्ट हो चुके हैं प्रोडक्ट्स में, के रिएक्टेंट्स की पीक्स जो हैं वो डिसअपेयर होना शुरू हो गई हैं, बहुत कम हो गई हैं, प्रोडक्ट्स की इंक्रीज़ हो गई हैं। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा रिएक्शन कितनी हद तक प्रोग्रेस कर चुका है और कितना अभी बाकी है। अब नेक्स्ट नंबर 4 जो है पॉइंट हमारा है डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़। अब हम इम्प्योरिटीज़ को कैसे डिटेक्ट करते हैं कि जब हमारे पास सैम्पल जो होता है, टेस्ट सैम्पल को हमने कंपेयर करना होता है, कोई हमें सैम्पल मिल जाता है, ये हम देखेंगे प्योर है कि इम्प्योर है, कितना है इसमें इम्प्योरिटीज़। तो स्टैंडर्ड, मैंने आपको पहले बात की कि स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं कि हर कंपाउंड, हर एटम्स के लिए हमारे पास स्पेक्ट्रम्स मौजूद हैं, तो हम उसको कंपेयर करके, कंपैरेटिव अप्रोच है ये, तो हम इसको कंपेयर करके देख सकते हैं कि कैसे हमारे पास कितनी इम्प्योरिटीज़। अब अगर हमने एक सैम्पल दे दिया गया, उसमें हमने आईआर परफॉर्म किया, तो उसमें कुछ एडिशनल पीक्स आएंगी इम्प्योरिटीज़ की वजह से। ऑब्वियसली एक प्योर सैम्पल की तो मतलब जो उसमें चीज़ें हैं अगर इम्प्योर है तो वो अपनी प्रेजेंस को शो करेंगे, कुछ पीक्स आएंगी जो कि हमारे स्टैंडर्ड्स में नहीं होंगी, तो उन पीक्स, एडिशनल पीक्स को हम कहेंगे कि ये पीक्स जो आई हैं ये किसी इम्प्योरिटीज़ की वजह से आई हैं। तो हाँ जी, वो पीक्स जो है हमारी इम्प्योरिटीज़ की वजह से, इस तरह हम जो है डिटेक्ट कर सकते हैं हमारी इम्प्योरिटीज़ को किसी भी सैंपल में से। जी, तो अब हम पॉइंट नंबर 5 देखेंगे, हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या आती है। अब कोई भी कंपाउंड या सब्सटेंस, कोई भी
कंपाउंड मालिक्यूल में हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। अब उन सब्सटेंसेस की हम देखने के लिए कि क्वांटिटी कितनी है उसको हम कहते हैं जी, उस पर हम जब IR परफॉर्म करते हैं तो हम उसमें देख रहे होते हैं, क्वान्टिटेटिव एनालिसिस कर रहे होते हैं उस सब्सटेंस की। तो उसमें हमने क्या करना होता है जी, हमारे पास जो सब्सटेंस की पीक्स हमने फाइंड करनी है, हमने जो हमारे पास स्टैंडर्ड सब्सटेंस है और जो सैंपल है उसकी पीक्स को हमने कंपेयर करना है, ठीक हो गया। उसको फिर हमने उसका लेना है लॉग, और उस चीज़ को हम और फिर हमने इन दोनों का लॉग लेके और फिर हमने उनको कंपेयर करना है। इस टेक्निक को जो कहते हैं हम बेसलाइन टेक्निक कहते हैं, कि किसी भी सब्सटेंस की हमने और इसको हम यूज़ करते हैं क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को फाइंड करने के लिए। अब बेसलाइन क्या आती है कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं किन्हीं भी दो चीज़ को कंपेयर करने के लिए। तो हम बेसलाइन टेक्निक को यूज़ करते हुए क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे सब्सटेंस की। नेक्स्ट हम करेंगे जी नंबर 6, हमारा इन मेडिकल फील्ड इसके यूजेस क्या हैं। अब इसको एक्सटेंसिवली यूज़ किया जा रहा है फोरेंसिक साइंसेस में। फोरेंसिक साइंसेस में हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं फिंगरप्रिंट फ्रेगमेंट्स, पेन फ्रेगमेंट्स को हम एनालाइज करते हैं, ठीक हो गया। जब भी कोई गाड़ी वगैरह हिट करती है किसी जा रहे और ये क्रिमिनल केसेस में, तो फिर हम उस पे हम क्या करते हैं, ये टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। इसी तरह इट इज़ यूज्ड इन टेस्टिंग द ब्रेथ ऑफ द सस्पेक्टेड ड्रंकन ड्राइवर फॉर द एथेनॉल। अब एथेनॉल ड्रंकन जो होते हैं उनको ड्रंक होते हैं, उनका हम टेस्ट करते हैं। जैसे ये मोटरवेज हाईवेज़ पे पुलिस होती हैं, पेट्रोलिंग कर रही होती हैं, ये देखती हैं कि ड्रंक जो होते हैं लोग, उनका टेस्ट करने के लिए हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, इसको हैंडल करना और इसको कैरी करना बहुत इजी है, इसलिए हम इसको एक्सटेंसिवली इसका यूज़ हम कर रहे होते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अच्छा, जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं जिनसे हम मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं, उनको हम आइसोलेट करते हैं। उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम IR को यूज़ करते हैं। आइसोलेट करके आइडेंटिफाई करते हैं उसमें से सब्सटेंस को कौन से हमारे लिए यूज़फुल हैं और कौन से नहीं, और फिर हम उसको यूज़ करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ द न्यू ड्रग्स और रिसर्च के लिए। उसके बाद हम इसको जी बायोमेडिकल स्टडीज़ में इसका बहुत जो है वो अब लेटेस्ट अप्रोच है, ये बहुत यूज़ किया जा रहा है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं इस पे हेयर्स पे हम क्या करते हैं, IR करते हैं, और हमें जी यहाँ से पता चलता है कि जी कैसे हमारी किस स्टेज पे डिज़ीज़ है, आइडेंटिफाई करते हैं डिज़ीज़ स्टेट को, और ये लेटेस्ट अप्रोच है हमारे पास। उसके बाद ब्लड सीरम जो हैं इनको हम एनालाइज करते हैं, स्पेशली जो प्रोटीन एनालिसिस करते हैं बाय वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। अच्छा, इसको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, इंफ्रारेड को। It can deliver essential information on the patient condition, indicate the existence of the different pathogen. अब एक नॉर्मल पेशेंट का जो हमारे पास नॉर्मल पेशेंट का, अगर हम किसी एक ऑर्गन पे हम वर्क कर रहे हैं, तो उसका जो स्पेक्ट्रम होगा उसको हम कंपेयर करेंगे जो हमारे पास इल पेशेंट होगा, तो उससे हमें पता चलेगा कि कौन से पैथोजेंस यहाँ पर पाए जा रहे हैं और क्या ये इसमें कहाँ पर ये प्रॉब्लम है। तो ये हम यूज़ कर रहे हैं इसको मेडिकल फील्ड में बहुत इसकी एप्लीकेशंस हैं। And thank you, this is the end of my presentation. Thank you. If you have any questions you can ask me. Thank you. Allah Hafiz.